बीबीसी दुनिया में आज देखिए, इस्राइल के खिलाफ बढ़ता अरब देशों का गुस्सा। इस्राइल के खिलाफ कई अरब देशों में हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन, लेकिन क्या हमास इस्राइल संघर्ष को लेकर एक है अरब देशों की राय? क्यों असमंजस में है मिस्र समेत कई देश? You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you. इस्राइल पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हमास के खिलाफ कार्रवाई को दिया समर्थन। कहा, अंधकार की इस घड़ी में ब्रिटेन इस्राइल के साथ। पीएम नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद सऊदी अरब हुए रवाना। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। इस्राइल गजा संघर्ष के अलग अलग पहलुओं पर करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। उत्तर कोरिया के दौरे पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का साथ देने के लिए उत्तर कोरिया को कहा शुक्रिया। अमेरिका के मुताबिक किम जोंग उन के रूस दौरे के बाद वादे के मुताबिक रूस को गोला बारूद सप्लाई कर रहा उत्तर कोरिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मिली प्रोटेक्टिव बेल। पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तारी का खतरा टला। लंदन में निर्वासन में रह रहे हैं नवाज शरीफ। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन अगले साल के अंत से यूके में पार्सल पहुंचाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की कर रही है तैयारी। फिलहाल अमेरिका में कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में ड्रोन के जरिए कंपनी कर रही है डिलीवरी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। इस्राइल हमास संघर्ष को लेकर एक और जहां अरब देश एकजुट हो रहे हैं, वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दुनिया के बड़े देश इस्राइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम कूटनीतिक सरगर्मियों के बीच गजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। कैसे हो रही है मदद पहुंचाने की कोशिश, सबकी चर्चा कवर स्टोरी में। मध्य पूर्व संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद आज ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस्राइल पहुंचे। वहां उन्होंने इस्राइल के साथ एकजुटता दिखाई और हमास के हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. और हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में इस्राइल की कार्रवाई की वजह से गजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इस्राइली घेरेबंदी के कारण लोग खाना, पानी, दवाओं और ईंधन के लिए तरस रहे हैं। मिस्र और गजा के बीच राफा क्रॉसिंग शुक्रवार को खुलने की उम्मीद है। इससे राहत सामग्री से भरे 20 ट्रक दक्षिणी गजा तक पहुंच पाएंगे। ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इस्राइल और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी की मध्यस्थता में हुआ है। इस रास्ते पर सड़क की मरम्मत की जा रही है ताकि बड़े बड़े ट्रक यहां से गुजर सकें। इस्राइल ने कहा कि वो राहत सामग्री को आने से नहीं रोकेगा, लेकिन ये सप्लाई हमास के लड़ाकों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इस्राइल हमास संघर्ष के बीच फिक्र इस बात की है कि मौजूदा संघर्ष इलाके के दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन कैसे? देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडेल की ये रिपोर्ट। बैरूत और इस्तांबुल की सड़कों पर प्रदर्शन। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के तमाम देशों की राजधानियों में ऐसे ही दृश्य दिखे। इस्राइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हाल के वर्षों में कुछ अरब नेताओं ने फलस्तीनियों को अनदेखा कर आर्थिक संबंधों को बेहतर करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में इस्राइल के साथ समझौते किए। इस क्षेत्र में फिलहाल घबराहट का माहौल है, जहां मौजूदा संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उदाहरण के लिए ईरान और सऊदी अरब के बीच फोन पर सीधी बातचीत हुई है। इसके अलावा कतर और दूसरे अरब देशों में भी तनाव कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को ही लीजिए। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि गजा में हो रहे संघर्ष की आंच उनके देश में वहां तक पहुंचे जहां पहले से ही अस्थिरता है। उन्होंने कहा कि मिस्र फिलिस्तीनियों के मसले से निपटने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। गजा में फिलिस्तीनियों का मिस्र में जबरन विस्थापन चिंता का सबब होगा। और उधर ईरान में भी प्रदर्शन हुए हैं। इससे संकट बढ़ने की आशंका है। मंत्रियों ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि ईरान समर्थक लड़ाके इस्राइल पर हमला करने के लिए हमास का साथ दे सकते हैं।
वो इसराइल के साथ सीधी जंग तक का इरादा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन क्या उसमें हिजबुल्लाह के ये लड़ाके शामिल होंगे? ईरान समर्थित चरमपंथी जिन्हें पश्चिमी देशों ने आतंकवादी घोषित किया है, यहाँ इस साल की शुरुआत में ट्रेनिंग ले रहे थे। क्या वो लेबनान से इसराइल पर हमला करेंगे? कई विश्लेषकों का कहना है कि व्यापक जंग ईरान के हित में नहीं। मुझे लगता है जोखिम ये है कि इस नेटवर्क के सदस्य जो कि ईरान के साझेदार और प्रॉक्सी हैं, उन पर ईरान का उस तरह नियंत्रण नहीं है और इसका ईरान के साथ वैसा करीबी कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो एक तरफा कार्रवाई कर सकते हैं जिससे ऐसा तनाव पैदा हो सकता है जो काबू से बाहर हो जाएगा। अमेरिका इससे इतना चिंतित है कि उसने हिजबुल्लाह को इसराइल पर हजारों मिसाइलें दागने से रोकने के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में 2 विमान वाहक पोत भेजे हैं। एक बात साफ है, अरब देशों की सड़कों पर एक बार फिर फलस्तीनियों के मसले को समर्थन मिल रहा है और इसराइल की कड़ी निंदा हो रही है। ईरान के लिए ये भी काफी है। इधर इसराइल में गम, गुस्से और डर का माहौल है, लेकिन इस घटना ने इसराइल को एक तरह से एकजुट भी कर दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इसराइलियों से संयम की अपील की और कहा कि 9/11 हमलों के बाद गुस्से में अमेरिका से गलतियां हुई थीं। इस रिपोर्ट में बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन इसराइलियों के मूड को समझने की कोशिश कर रही हैं। इसराइल तैयारी कर रहा है, उसका टारगेट है हमास। इन अभ्यासों में आम लोगों को जान माल के नुकसान से बचाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन इसराइल जानता है कि गजा में होने वाली लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक सलाह दी, सरकार के गुस्से को जंग के नियमों की जगह नहीं लेनी चाहिए। ओफा किम में खाली घरों, वीरान फुटपाथों की शक्ल में डर साफ दिख रहा है। यहाँ करीब 50 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ के मेयर बताते हैं कि उन्हें एक रात में लोगों की हजारों कॉल्स आती हैं, जिन्हें लगता है कि बंदूकधारी उनके आसपास घूम रहे हैं। 18 साल के डैनियल कहते हैं कि इसराइल में अब हर ओर मातम पसरा है। अपनी सैन्य सेवाएं शुरू करने से 2 महीने पहले उन्होंने हमले में एक करीबी दोस्त को खो दिया। अब मैं किसी भी नेता की कही बात पर तब तक भरोसा नहीं करता जब तक वो अपने शब्दों को अमल में नहीं लाते। लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। अगर इसराइल ने हथियार डाल दिए तो फलस्तीनी हमें मार डालेंगे। अगर फलस्तीनी अपने हथियार डाल दें तो शांति आ सकती है। इन हमलों से इसराइल को जो क्षति पहुंची है उससे सरकार पर दबाव है। उसके लिए अपने नागरिकों की रक्षा का मतलब है हमास को तबाह करना। इसके खतरे को लेकर दोस्तों, दुश्मनों और पड़ोसियों से मिल रही चेतावनियों पर देश के भीतर से दबाव भारी पड़ रहा है। शेरोन तेल अवीव के अमीर लोगों के लिए खाना बनाया करते थे। अब वो मोर्चे पर डटे सैनिकों के लिए यही काम करते हैं। एक धुर वामपंथी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी जिन्होंने जंग का समर्थन करने के लिए अपनी आलोचना रोक दी, अब वहाँ एक नए तरह की राष्ट्रीय एकता देखने को मिल रही है। अब हमें अपने बच्चों और उनके बच्चों के बीच चुनना होगा। आपका क्या मतलब है? कहते हैं कि जब चर्चिल ने बर्लिन पर बॉम्ब बरसाया था तो ये नहीं पूछा था कि हिटलर को वोट किसने दिया। तो हम एक देश से जंग लड़ रहे हैं, हमें उनसे लड़ने का अधिकार है। गजा में बंधक बनाकर रखे गए लोगों के परिवारों ने बीते दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील की। उन्होंने कहा कि जंग पहली प्राथमिकता नहीं है। इसराइल के लोग 2 तरह के सदमों से जूझ रहे हैं। एक तरफ उनका देश है तो दूसरी तरफ ये डर कि क्या उनके अपने बच पाएंगे। उधर गजा पर जारी इजरायली हवाई हमलों के बीच फ़लस्तीनी मीडिया का कहना है कि हमास सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रमुख जिहाद महसीन इन हमलों में मारे गए हैं। महसीन परिवार के सदस्य भी हमले का निशाना बने हैं। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हमास के सह संस्थापक रहे अब्दुल अजीज़ अल रंतीसी की पत्नी भी हमले में मारी गई हैं। गजा में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमलों में अब तक 3,800 से अधिक फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 1,500 से अधिक बच्चे थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़लस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की और गजा में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि भारत फ़लस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजता रहेगा।
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल पूरे होने पर कई देशों के नेता इस हफ्ते बीजिंग में मिले। खरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट के जरिए 100 से ज्यादा देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम किए गए हैं। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है इंडोनेशिया का वूश रेल प्रोजेक्ट। ये दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है। चीन और जापान के बाद इंडोनेशिया हाई स्पीड रेल नेटवर्क वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। देखिए बीबीसी संवाददाता निक मार्श की रिपोर्ट। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे तेज ट्रेन है। ये अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की ट्रेनों से भी ज्यादा तेज है। अभी मैं जकार्ता में हूँ और बांडुंग जा रहा हूँ। हम सड़क के रास्ते बांडुंग जाते तो इसमें लगभग 3 घंटे लगते, लेकिन वूश ट्रेन से महज 45 मिनट लगेंगे। वूश का इंडोनेशियाई भाषा में मतलब होता है समय बचाने वाला और भरोसेमंद। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसमें इंडोनेशिया की 60% और चीन की 40% हिस्सेदारी है। इसे शुरू करने में पहले कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन अब आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है। इससे पहले केवल अधिकारियों और पत्रकारों को ही इस ट्रेन से यात्रा कराई गई थी, पर असल में ये परियोजना पहले चीन के हाथ में नहीं थी। बोली लगाते वक्त जापान को इसके लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। जापान में शिनकानसेन हाई स्पीड रेल सिस्टम है। जापान का कहना था कि वो जीरो इंटरेस्ट के साथ इस परियोजना को बनाएगा, लेकिन वो इंडोनेशिया की सरकार से भरोसा चाहता था कि अगर आगे कुछ दिक्कत आई तो इंडोनेशिया की सरकार फंड देने में मदद करेगी। लेकिन फिर चीन ने इसे कम लागत और बेहद कम समय में तैयार करने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया की सरकार से उन्हें कोई गारंटी भी नहीं चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने लोन पर 2% ब्याज की मांग जरूर की। कई लोगों को हैरान करते हुए इंडोनेशिया की सरकार ने चीन को ये प्रोजेक्ट दे दिया, पर पूरा होते होते इस प्रोजेक्ट में 3 साल की देरी हो चुकी थी। इसकी लागत भी $2 अरब बढ़ गई और ब्याज लगभग 3.5% हो चुका था। और अंत में इंडोनेशिया की सरकार को इसमें कुछ रकम भी लगानी पड़ी। हम बांडुंग पहुंच चुके हैं और मानना पड़ेगा कि ये काफ़ी तेज़ है। इंडोनेशिया जैसे देश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और चीन इसमें मदद कर सकता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। और हो सकता है आने वाले वक्त में ड्रोन से डिलीवरी का चलन बढ़ेगा। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने घोषणा की है कि वो अगले साल के आखिर से यूके में पार्सल पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर देगी, जो 1 घंटे में सामान ग्राहक तक पहुंचा भी देगा। कंपनी फिलहाल अमेरिका में कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में ड्रोन के जरिए डिलीवरी कर रही है। देखिए कैलिफोर्निया से बीबीसी संवाददाता एमा सिम्पसन की रिपोर्ट। आप जानते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर का इंतजार करना कैसा होता है, ये सोचते हुए कि डिलीवरी वैन कब आएगी। लेकिन इस दूरी को देखिए, ये सीधे आसमान से आ रही है। कैलिफोर्निया के एक छोटे शहर लॉकफोर्ड में अमेज़न अपने ग्राहकों को पैकेज डिलीवर करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और ये सुविधा अब यूके में भी आ रही है। जेफ को ये पसंद है। ये मजेदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर के पिछले हिस्से में पैकेज डिलीवर होंगे। और इस शोर का क्या? शोर थोड़ा तेज है, लेकिन यह मुझे परेशान नहीं करता। तो ये काम कैसे करता है? अमेज़न की लॉन्च फैसिलिटी में हम इन अनदेखे दृश्यों को सबसे पहले देख रहे हैं। यहाँ एक पार्सल जा रहा है। ये जूते के डिब्बे से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही इसका वजन 5 पाउंड से अधिक हो सकता है। ये ड्रोन 3.5 मील के दायरे में अपने ग्राहकों तक पहुंच सकता है। नियम सख्त हैं, अच्छे से मॉनिटरिंग होती है और एक शख्स की नज़र भी उस पर टिकी होती है। एक उड़ने वाला रोबोट जो जानता है कि कहाँ जाना है, या कैसे जानता है कि किसी चीज से नहीं टकराना है। तो हमारी सेंस एंड अवॉइड तकनीक आसमान या जमीन पर खतरे का निरीक्षण करेगी और ग्राहकों तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने का रास्ता ढूंढेगी। ड्रोन्स कभी भी वैन की जगह नहीं लेंगे, लेकिन यह भविष्य की एक झलक है। ऑनलाइन डिलीवरी और बस चंद मिनट। और यहाँ सिएटल में अमेज़न की साइट पर एक नए ड्रोन का उद्घाटन किया जा रहा है। यही वो ड्रोन है जो यूके आ रहा है। ये छोटा और हल्का है, ये ज्यादा दूरी तय करता है और सबसे जरूरी बात, पिछले ड्रोन से 40% कम शोर करता है। अमेज़न का मानना है कि इसकी डिमांड है। यहाँ अमेरिका में हालांकि काम तेजी से नहीं बढ़ा है, लेकिन इसके लक्ष्य बड़े हैं। इस दशक के अंत तक दुनिया भर में 50 करोड़ ड्रोन की डिलीवरी का लक्ष्य। और बात एक बहुत प्यारी सी पहल की। पंजाब में बुजुर्गों में अकेलापन बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में 3 दोस्तों ने मिलकर सोचा कि इसके लिए क्या किया जाए। उन तीनों ने एक ग्रुप बनाया जिसे नाम दिया आड़ी आड़ी। ये अकेले रह रहे बुजुर्ग जोड़ों से जाकर मिलते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं। ये छोटी सी पहल कैसे बुजुर्गों को बड़ी बड़ी खुशियां दे रही है। देखिए हमारे रिपोर्टर गगनदीप सिंह की रिपोर्ट।
पंजाब के बठिंडा के ये नौजवान एक खास मिशन पर हैं। ये युवा राजेंद्र सिंह और सुरिंदर कौर की शादी की 45वीं सालगिरह मनाने के लिए जुटे हैं, ताकि ये बुजुर्ग जोड़ा अपने इस बेहद खास दिन पर अकेला महसूस न करे। मुबारकां जी, बहुत बहुत ब्याह दी वरेगंढ दियां। इन 3 युवाओं ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है आड़ी आड़ी। ये ग्रुप उन बुजुर्ग लोगों से मिलता है जो अकेले रहते हैं और उनके साथ वक्त बिताता है। बहुत अच्छी तरह लाइफ जी रहे हैं। जिंदगी में सब कुछ है लेकिन अकेलापन भी है। बेटियों की शादी हो गई है, उनको तो अपने घर जाना ही था, लेकिन इन लड़कों ने हमारे बेटों की कमी पूरी कर दी है। मेरे बेटियां जी जो कमी पूरी करती हैं। साडी मैरिज एनिवर्सरी सीगी। इन बच्चों को याद था कि आज हमारी सालगिरह है। ये हमारे लिए केक लेकर आए हैं। इन्हें पता था कि आज हम अकेले हैं। हम खुश हैं और मेरा मन भी भर आया है। इतना मन खुश भी होया। ये युवा करीब 20 परिवारों से जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप रिटायर्ड पेंशनर ग्रुप और सीनियर सिटीजन ग्रुप की मदद से इन सीनियर सिटीजन से संपर्क करता है। इस ग्रुप का मकसद है कि वो कम से कम महीने में एक बार इन लोगों से मिले। इसी तरह हरदविंदर और उनके दोस्त अभोर कस्बे में एक बुजुर्ग दंपत्ति से मिलने पहुंचे। ये कपल भी अकेला रहता है। उनके बच्चे अब कनाडा में सेटल हो गए हैं। ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है कि आज के समय में बच्चों के पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं है। वही माता पिता जिन्होंने उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, बुजुर्ग अब अकेलेपन से जूझ रहे हैं। एम्स बठिंडा के विशेषज्ञ अकेलेपन को पंजाब में उभर रही एक गंभीर समस्या बताते हैं। उनके मुताबिक अकेलेपन के दूसरे कारणों में से एक नौजवानों का पलायन भी है। अन्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हमें भविष्य को देखते हुए बुजुर्गों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है। उनका मानना है कि एज फ्रेंडली सोसाइटीज बनाई जानी चाहिए। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है। Thank you.